नमस्कार छात्रों, आर के विज्ञान पीजी महाविद्यालय कालवाड़ जयपुर की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। छात्रों, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट ईयर इतिहास विषय के पेपर सेकंड राजस्थान का इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। छात्रों, जो आज हमारा चर्चा का टॉपिक है वो है सामंतवाद। छात्रों, राजस्थान में जो सामंतवाद है, सामंतवाद का अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। 7वीं से 12वीं शताब्दी के अंतर्गत जो सामंतवाद जो पनपा तथा इसने जो राजपूताना में अपनी जड़ें अत्यधिक जमा ली। छात्रों, जो सामंतवाद है, सामंतवाद अर्थात जो राज परिवार है, अर्थात जो राजा है, राजा के जो छोटे भाई थे, उन छोटे भाइयों को उनके जीवन यापन करने के लिए तथा जो राजा है, राजा के रिश्तेदारों को, राजा के छोटे भाइयों को, तथा राज्य में जो वीर योद्धा थे, जो युद्ध में जिन्होंने वीरता दिखाई है, तो ऐसे लोगों को जीवन यापन करने के लिए जागीरें प्रदान की गई थी। छात्रों, जो इन जागीरों का उपयोग करते थे वो क्या कहलाते थे? सामंत कहलाते थे। तो छात्रों, जो सामंत है, सामंतवाद है, सामंतवाद का आज हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। छात्रों, तो छात्रों, जो सामंतवादी जो व्यवस्था है, ये सामंतवादी व्यवस्था किससे जुड़ी हुई है? भूमिदान से। सामंतवादी व्यवस्था भूमिदान से जुड़ी हुई है, भूमिदान से जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई छात्रों? भूमिदान से जुड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि राजा द्वारा जिन व्यक्तियों को जागीरें दान में दी जाती थी और उन जागीरों का उपयोग करने वाले थे, वो क्या कहलाते थे? वो सामंत कहलाते थे। इसीलिए जो भूमिदान से सामंतवादी व्यवस्था जुड़ी हुई है। छात्रों, अभी देखेंगे कि सामंत किसे कहते थे, ये अभी अपन देखेंगे इसमें। छात्रों, सातवाहन वंश के समय, सातवाहन भारत में सातवाहन वंश के समय, भूमिदान प्रारंभ हो चुका था। सातवाहन वंश के समय भूमिदान प्रारंभ हो चुका था। सामंत शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख, गुप्त काल में मिलता है। छात्रों, सम्राट हर्षवर्धन का शासनकाल, सम्राट हर्षवर्धन के समय का भारत सामंती भारत कहलाता है। सम्राट हर्षवर्धन के समय का भारत सामंती भारत कहलाता है। कर्नल जेम्स टॉड ये राजस्थान की इतिहास के क्या है छात्रों? पिता हैं, और इन्होंने 1829 ईस्वी में द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान नाम की पुस्तक लिखी, जिसमें राजपूताने के इतिहास का उल्लेख किया गया है। छात्रों, कर्नल जेम्स टॉड सामंतवाद के लिए राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था को इंग्लैंड की फ्यूडल व्यवस्था के समान बताते हैं। फ्यूडल व्यवस्था के समान बताते हैं।
छात्रों सामंतवाद का उदय, सामंतवाद का उदय 7वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी, सामंतवाद का उदय 7वीं शताब्दी। 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी का काल राजपूत काल कहलाता है। राजपूत काल कहलाता है। 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी का काल राजपूत काल कहलाता है और इसी काल को सामंतवादी काल कहा जाता है। इसी काल को सामंतवादी काल कहा जाता है। राजस्थान में सामंतवादी व्यवस्था रक्त संबंध व कुलीन अर्थात कुलीय भावना पर आधारित थी। कुलीय भावना पर आधारित थी। छात्रों देखिए, पहले इसको एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन इसको एक्सप्लेन करेंगे उससे पहले ये देखिए आपकी राजा, जैसे उदाहरण के तौर पे किसी राज्य का राजा है और इसके 3 पुत्र हैं, 1 2 3, कितने पुत्र इसके? 3 पुत्र या 4 पुत्र हैं इसके। राजा की जो मृत्यु हो जाएगी, इस राजा की क्या हो गई है? मृत्यु हो गई है, तो इसका जो ज्येष्ठ पुत्र होगा, बड़ा पुत्र, ये क्या बनेगा? राजा बन जाएगा। ज्येष्ठ पुत्र क्या बनेगा छात्रों? राजा बन जाएगा। परंतु ये दूसरा, तीसरा और चौथा ये नंबर के जो है इनको भी तो कुछ मिलेगा, अर्थात इनको इनके जीवन यापन के लिए जो दूसरे नंबर का पुत्र है, तीसरे नंबर का और चौथे नंबर का ये पुत्र है, इनको इनके जीवन यापन के लिए क्या देंगे? जागीर देंगे। क्या देंगे? जागीर, अर्थात जो कुछ भूमि प्रदान करेंगे और इसी जागीर का, इसी भूमि का उपयोग करने वाले क्या कहलाएंगे? सामंत कहलाएंगे। छात्रों राजा की मृत्यु के बाद में उसका बड़ा पुत्र उसका स्थान लेगा, अर्थात वो राजा बनेगा और उस राजा के अन्य जो पुत्र थे वो अन्य पुत्र क्या करेंगे? अन्य पुत्र को जागीर प्रदान की जाएगी और वो उन जागीरों का उपयोग करेंगे। तो जो इस प्रकार की जागीरों का उपयोग करते थे वो क्या कहलाते थे? वो सामंत कहलाते थे। तो छात्रों जो सामंत है, सामंत कौन थे छात्रों? सामंत कौन थे छात्रों? कि सामंत कि राजा की मृत्यु के बाद में उसका जो ज्येष्ठ पुत्र होता था वो शासक बनता था तथा उसके अन्य पुत्रों को जागीरें अर्थात भूमि प्रदान की जाती थी और वो उन जागीरों का उपयोग करते थे और वो क्या कहलाते थे? सामंत कहलाते थे। छात्रों यहाँ आपने देखा कि राजा है, राजा के कितने 4 पुत्र, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकता है। तो छात्रों तो राजा है, राजा की मृत्यु के बाद में क्या होगा कि जो बड़ा बेटा है, बड़ा बेटा क्या बनेगा? राजा बन जाएगा तथा दूसरा, तीसरा तथा चौथे नंबर के जो पुत्र इन्हें क्या दी जाएगी? इन्हें जो जागीर प्रदान की जाएगी और इन्हीं जागीरों को उपयोग करने वाले क्या कहलाते थे? सामंत कहलाते थे। तो छात्रों जो सामंतवाद है, सामंतवाद किससे जुड़ा हुआ? भूमि से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या प्रदान की गई है? जागीर। जागीर का मतलब क्या है? भूमि प्रदान की गई है, तो भूमि दान से संबंधित थी। तो छात्रों सामंतवादी व्यवस्था है भूमि दान से जुड़ी हुई। किससे जुड़ी हुई है? भूमि दान से जुड़ी हुई है। भारत में सातवाहन वंश के समय भूमि दान प्रारंभ हुआ। कब हुआ? सातवाहन वंश के समय भूमि दान प्रारंभ हुआ।
सामंत शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? गुप्त काल के अंदर। भारतवर्ष में जब गुप्त राजाओं का राज्य था उस काल के अंदर हमें जो सामंत शब्द का अर्थ मिलता है। और सम्राट हर्षवर्धन के समय के भारत को सामंती भारत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सामंती भारत कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस समय सामंतवाद अधिक पनपने लग गया था। और राजस्थान में जो सामंतवादी व्यवस्था है छात्रों, राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था किससे? रक्त संबंध वे कुलीन या कुलीय हैं। अर्थात सामंत कौन होते थे? अधिकतर सामंत जो राजा का जो राजा से रक्त संबंध रखने वाले व्यक्ति थे, यही क्या कि सामंत बनते थे। इसके अलावा उसी कुल के, जैसे कोई राठौड़ कुल का है तो राठौड़ कुल का ही अधिकतर सामंत होते थे, कोई कछवा वंश का है तो उसी वंश के, कोई जो गोहिल वंश का है तो उसी वंश के, सिसोदिया वंश के तो उसी वंश के क्या होते थे? ये सामंत होते थे। तो छात्रों, तो ये जो सामंतवादी व्यवस्था किससे है कि ये रक्त संबंध था, कुलीन जो व्यवस्था है और भावना के आधार पर, अर्थात राजा का पुत्र होगा या उसके जो कुल का होगा उसे ही सामंत बनाया जाएगा। तो ये रक्त संबंध या कुलीन जो व्यवस्था है तो उसकी भावना पर आधारित ये जो राजस्थान में सामंतवादी व्यवस्था थी। छात्रों, जो राजस्थान के इतिहास के पिता है कर्नल जेम्स टॉड क्या बताते हैं कि राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था को इंग्लैंड की फ्यूडल व्यवस्था, कौन सी व्यवस्था छात्रों? फ्यूडल व्यवस्था कहाँ की है? इंग्लैंड की। तो छात्रों, कर्नल जेम्स टॉड क्या बता रहा है कि राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था को इंग्लैंड की फ्यूडल व्यवस्था के समान बताते हैं। छात्रों, सामंतवाद का जो उदय है, सामंतवाद का उदय कब से माना गया है? 7वीं शताब्दी के अंतर्गत। सामंतवाद का उदय जो कब माना गया है? 7वीं शताब्दी के अंतर्गत माना गया है। और ये हर्ष कब था छात्रों? ये हर्ष भी 7वीं शताब्दी के अंदर भारत का शासक था। इसीलिए हर्ष के समय को क्या कहा गया है कि सामंती भारत कहा गया है। छात्रों, 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी का काल भारतवर्ष के अंदर राजपूत काल के नाम से जाना जाता है और इसी राजपूत काल को सामंती काल के नाम से भी जाना जाता है। छात्रों, न्यू टाइप में भी पूछा जाता है आपके कि सामंती काल कौन सा है? तो छात्रों यहाँ देखिए, 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी का काल राजपूत काल कहलाता है और इसी राजपूत काल को सामंतवादी काल भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से छात्रों, ये सामंतवाद का जो उदय हुआ, सामंतवाद का उदय कब हुआ? 7वीं शताब्दी के अंतर्गत हुआ। छात्रों, राज्य का स्वामी कौन होता था? कोई भी राज्य है तो उसका स्वामी कौन होगा छात्रों? उसका स्वामी होगा राजा। कौन होगा छात्रों? राजा। और राजा की मृत्यु के बाद में राजा की मृत्यु हो गई है। इस राजा की मृत्यु के बाद जो शासक कौन बनेगा? शासक कौन बनेगा छात्रों? ज्येष्ठ पुत्र होगा, वही राजा की क्या के पगड़ी बांधेगा और राजा के स्थान पर बैठेगा। तो ज्येष्ठ पुत्र क्या बनेगा? राजा। ज्येष्ठ पुत्र क्या बनेगा? राजा। ज्येष्ठ पुत्र राजा बनेगा। परंतु जो अन्य पुत्र, इसके राजा के अन्य पुत्र ये क्या करेंगे? अन्य पुत्र, इनको जागीर प्रदान की जाएगी। क्या की जाएगी? जागीर प्रदान की जाएगी। और इन जागीरों का उपयोग करने वाले, जिन्हें जागीर प्रदान की गई वो इन जागीरों का उपयोग करने वाले सामंत कहलाएंगे। इन जागीरों का उपयोग करने वाले क्या कहलाएंगे छात्रों? सामंत कहलाएंगे। छात्रों, अब छात्रों, सामंत कौन कौन बनते थे? जागीरें किनको दी जाती थी? सामंत कौन कौन बनते थे छात्रों? रक्त संबंधी, जो राजा के रक्त संबंध का जैसे बेटा है या उसका भाई है तो उसे क्या है कि जागीरें प्रदान की जाएगी। रक्त संबंधी, युद्ध में वीरता दिखाने वाले लोगों को
युद्ध में वीरता दिखाने वाले लोगों को, विशेष कार्य करने वाले लोगों को, विशेष कार्य करने वाले लोगों को, विशेष कार्य करने वाले लोगों को तथा निकट संबंधी को, निकटतम संबंधी को। तो छात्रों, सामंत किसे बनाया जाता था? राजा सामंत किसे बनाता था? रक्त संबंधी, अर्थात उसके पुत्रों को, उसके भाइयों को, उसके सगे संबंधियों को क्या करता था कि वो जो उसके कुल का हो, उसके रक्त का हो, तो उसे वो क्या करता था? सामंत बना देता था। छात्रों, युद्ध में वीरता दिखाने वाले लोगों को भी राजा क्या करता था? सामंत बनाता था। विशेष कार्य करने वाले लोगों को भी जो राजा क्या करता था? सामंत बनाता था। निकटतम संबंधी, जैसे उसका कोई निकटतम संबंधी है, अर्थात कोई पुत्री के परिवार में है, पुत्र के जो ससुराल पक्ष में, इसके अलावा पुत्री के ससुराल पक्ष में है, या उसका कोई अन्य निकटतम संबंधी है, तो उसे भी क्या करता था? वो सामंत बनाता था। तो छात्रों, सामंत कौन कौन बनते थे? रक्त संबंधी बनते थे, युद्ध में वीरता दिखाने वाले योद्धा सामंत बनते थे, विशेष कार्य करने वाले जो लोग सामंत बनते थे, निकटतम संबंधी थे, ये भी क्या करते थे? सामंत बनते थे। और सामंत कौन होते थे छात्रों? कि राज्य का स्वामी कौन होता था? राजा होता था। और राजा की मृत्यु के बाद में शासक कौन बनता था? ज्येष्ठ पुत्र बनता था। कौन बनता था छात्रों? ज्येष्ठ पुत्र बनता था। और जो अन्य पुत्र थे, अन्य पुत्र को क्या दी जाती थी? जागीर दी जाती थी। और इन जागीरों का उपयोग करने वाले क्या कहलाते थे? सामंत कहलाते थे। तो छात्रों, इस प्रकार से जो ये राजस्थान के अंदर जो ये सामंतवादी व्यवस्था है, और सामंतवादी व्यवस्था, तो छात्रों, सामंत प्रथा का स्वरूप राजस्थान में, जो सामंत प्रथा का स्वरूप कैसा था उसके बारे में देखते हैं छात्रों। राजस्थान में सामंत प्रथा का स्वरूप, राजस्थान में सामंत प्रथा का स्वरूप, राजस्थान में सामंत प्रथा का स्वरूप। स्वरूप किस प्रकार से था छात्रों? कि स्वरूप क्या था? राजस्थान में सामंती प्रथा का स्वरूप अत्यंत व्यापक था, अत्यंत व्यापक था। राजपूताना के 80% भाग पर सामंतों का अधिकार था। सामंतों का अधिकार था। 80% भाग पर जो सामंतों का अधिकार था। जैसे जैसे राजाओं का राज्य बढ़ा, वैसे वैसे सामंतों की जागीर व राज्य में वृद्धि हुई। जागीर व राज्य में वृद्धि हुई। राजस्थान में सामंत अत्यंत शक्तिशाली थे, अत्यंत शक्तिशाली थे। छात्रों, जो राजस्थान में सामंत प्रथा का स्वरूप था, अत्यंत ही व्यापक स्वरूप था छात्रों। कौन सा स्वरूप था? अत्यंत ही व्यापक स्वरूप है। और राजस्थान में सामंत राजपूताना में 80% भाग पर, कितने भाग पर?
80% भाग पर किसका अधिकार था? ये सामंतों का अधिकार था। राजस्थान के सामंत थे, सामंत अत्यंत शक्तिशाली थे, कई बार ये राजाओं के निर्णय को भी बदल देते थे। तो इस प्रकार से ये क्या थे? अत्यंत शक्तिशाली थे। जैसे जैसे राजाओं का राज्य बढ़ा वैसे वैसे जो सामंतों की शक्ति तथा उनकी जागीरों के अंदर भी वृद्धि हुई। छात्रों, जैसे जैसे राजाओं का राज्य बढ़ रहा था वैसे वैसे राजाओं की शक्ति भी बढ़ रही थी तथा जो जागीरें थी उनकी जो सामंतों की जागीरें थी उनमें भी वृद्धि हो रही थी और सामंतों की जो शक्ति के अंदर भी वृद्धि हो रही थी। तो छात्रों, तो इससे पता चलता है कि राजस्थान के अंदर जो सामंत थे, सामंतों का जो स्वरूप अत्यंत व्यापक था। राजपुताना के 80% भाग पर सामंतों का अधिकार था। जैसे जैसे राजा का राज्य बढ़ा वैसे वैसे सामंतों की जागीर व राज्य में वृद्धि हुई। सामंतों में, राजस्थान में सामंत अत्यंत ही शक्तिशाली थे। छात्रों, सामंत व्यवस्था पर, सामंतवादी व्यवस्था पर अगला जो हमारा पॉइंट है छात्रों वो है सामंती व्यवस्था पर मुगल प्रभाव। सामंती व्यवस्था पर मुगल प्रभाव। छात्रों, तो सामंती व्यवस्था पर मुगलों का क्या प्रभाव पड़ा इसके अंतर्गत है छात्रों, जब राजपूत राज्यों का मुगलों से, राजपूत राज्यों की मुगलों से संधियां हो गई, तब अब जो सामंतों का प्रभाव क्या है कि कम होने लगा। प्रभाव क्या हुआ? कम होने लगा। मुगल राजपूत संबंधों के कारण, मुगल राजपूत संबंधों के कारण मुगल राजपूत संबंधों के कारण सामंतों के प्रभाव में कमी आई। उत्तराधिकार के प्रश्न में सामंतों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। उत्तराधिकार के प्रश्न पर सामंतों की महत्वपूर्ण भूमिका थी, परंतु मुगलों से मित्रता के बाद उत्तराधिकार के प्रश्न पर सामंतों का प्रभाव क्षीण हुआ। मुगलों से मित्रता के बाद सुरक्षा के लिए अब राजपूत शासकों को सामंतों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता था। मुगल बादशाह अकबर ने टीका प्रथा प्रारंभ की।
जिसके कारण राजपूत राज्यों में अगला उत्तराधिकारी मुगल बादशाह चुनते थे। मुगल बादशाह चुनते थे। छात्रों, मुगलों से जब राजपूत राजाओं का संबंध हुआ अर्थात उनकी मित्रता स्थापित हो गई मुगलों से, तब क्या क्या परिवर्तन हुए कि जो सामंती व्यवस्था पर मुगलों का क्या प्रभाव पड़ा इसमें। छात्रों, मुगल राजपूत संबंधों के कारण सामंतों के प्रभाव में कमी आई। अब जो राजपूत राजा थे सामंतों की सेना पर निर्भर रहते थे। अब उन्हें सामंतों की सेना की कोई आवश्यकता नहीं थी। सामंत थे कि क्या करते थे कि राजाओं के उत्तराधिकार के मामले में भी हस्तक्षेप करते थे और अपने मन पसंदीदा व्यक्ति को सामंत क्या करते थे कि राजा बनवा देते थे। तो ये अब जो उत्तराधिकार का जो प्रश्न था उसके प्रश्न पर भी जो अब राजपूत राजाओं को सामंतों की कोई आवश्यकता नहीं रही। उत्तराधिकार के प्रश्न पर सामंतों की महत्वपूर्ण भूमिका थी, परंतु मुगलों से मित्रता के बाद में उत्तराधिकार के प्रश्न पर सामंतों का प्रभाव क्या हुआ कि अब जो कम हो गया। क्यों? क्योंकि अब तो मुगल बादशाह हैं, वही राजपूत राज्यों के अंदर अगला उत्तराधिकारी चुनने लगे। सामंतों को अब कोई पूछता ही नहीं था, इसलिए इनके जो अधिकार के अंदर क्या हुआ, कमी आई। मुगलों से मित्रता के बाद सुरक्षा के लिए राजपूत शासकों को सामंतों पर निर्भर नहीं रहना पड़ा। छात्रों, मुगलों से जब मित्रता स्थापित हो गई उसके बाद में जो सामंत थे, सामंतों की सेना की कोई आवश्यकता ही नहीं रही और सामंतों अब जो राजा है, राजाओं का अब क्या है कि चारों तरफ भारत में शांति स्थापित हो गई। क्यों? क्योंकि चारों तरफ मुगल साम्राज्य हो गया, आपस में कोई लड़ ही नहीं रहा था। ऐसी स्थिति के अंदर सामंतों की आवश्यकता थी नहीं, और यदि कोई आक्रमण होता भी है तो मुगल बादशाह उस राजा की सहायता करता था। तो इसलिए क्या है छात्रों, मुगलों से मित्रता के बाद सुरक्षा के लिए अब राजपूतों को सामंतों पर निर्भर नहीं रहना पड़ा। छात्रों, मुगल बादशाह अकबर ने टीका प्रथा प्रारंभ की। कौन सी की छात्रों? टीका प्रथा प्रारंभ की। इस प्रथा के अनुसार अब राजपूत राज्यों के अंदर जो अगला उत्तराधिकारी कौन चुनता था, वो बादशाह चुनता था, मुगल बादशाह। इसलिए छात्रों, उत्तराधिकार के प्रश्न पर तथा जो सेना के प्रश्न पर अब जो सामंतों का कोई योगदान नहीं रहा। तो इसलिए छात्रों, अब क्या है कि जो सामंत थे राजस्थान के अंदर, सामंतों का क्या हुआ कि सामंतों का अब जो प्रभाव कम होने लगा। तो छात्रों, इस प्रकार से क्या है कि जो सामंती व्यवस्था पर मुगल प्रभाव पड़ा, अर्थात मुगलों के जो राजपूत राज्यों से संबंध स्थापित हो जाने के बाद में, मित्रता स्थापित हो जाने के बाद में क्या हुआ, सामंतों के प्रभाव में जो कमी आई। छात्रों, अब देखेंगे हम कि राजस्थान में जो सामंत थे उनकी श्रेणियां कौन कौन सी थी। सामंतों की श्रेणियां राजस्थान में अलग अलग रियासतों में अलग अलग श्रेणियों में सामंत बटे हुए थे। छात्रों, वो कौन कौन से थे उसके बारे में देखते हैं छात्रों हम कि सामंतों की श्रेणियां तो छात्रों, सामंतों की श्रेणियां कौन कौन सी थी देखते हैं कि मेवाड़ के सामंत। सबसे पहले देखते हैं छात्रों, मेवाड़ के सामंत। कितनी श्रेणियां थी? 3 श्रेणी। कितनी श्रेणियों में बटे हुए थे? 3 श्रेणी में। और ये 3 श्रेणियां कौन कौन सी थी छात्रों, वो देखते हैं छात्रों हम कि इसमें प्रथम श्रेणी में कितने सामंत आते थे? 16 सामंत। कितने थे? 16 सामंत। और इन सामंतों को क्या कहा जाता था? उमराव। क्या कहा जाता था? उमराव। प्रथम श्रेणी के सामंतों की संख्या कितनी थी? 16 थी। 16 सामंतों क्या कहा जाता था? उमराव कहा जाता था। छात्रों, द्वितीय श्रेणी के सामंत, द्वितीय श्रेणी के सामंत थे। द्वितीय श्रेणी के सामंतों की संख्या कितनी थी? 32। और इन 32 सामंतों को क्या कहा जाता था? इन सामंतों को कहा जाता था बत्तीसी। क्या कहा जाता था? बत्तीसी। क्या कहा जाता था? बत्तीसी। छात्रों, जो तृतीय श्रेणी के सामंत, तृतीय श्रेणी के सामंत, इनकी संख्या कई सैकड़ों थी। ये कई सैकड़ों थी, सैकड़ों। इनकी संख्या क्या थी? सैकड़ों थी, अर्थात कई थे, ये काफी सैनिक थे। इन्हें क्या कहा जाता था? गोल।
ये छोटे छोटे ठाकुर होते थे, 1 गांव 2 गांव 5 गांव का ठाकुर है, इस प्रकार के ये भी सामंत होते थे, सैकड़ों की संख्या में थे। इनको क्या कहा जाता था? गोल कहा जाता था। छात्रों, मारवाड़ के सामंत, मारवाड़ के सामंत, मारवाड़ में कितने प्रकार की श्रेणियां थी? 4 श्रेणियां। कितनी? मारवाड़ के सामंतों की श्रेणी कितनी थी? 4। और ये 4 कौन कौन सी थी छात्रों? अब हम देखते हैं पहली श्रेणी कौन सी थी। पहली श्रेणी का जो सामंत छात्रों वो था राजवी। कौन सा था? राजवी या राजवीस, इसे राजवीस कहा जाता है। ये कौन सा सामंत था? प्रथम श्रेणी का सामंत, प्रथम श्रेणी का सामंत था छात्रों। इसमें प्रथम श्रेणी का ये सामंत था छात्रों। और राज परिवार के 3 पीढ़ियों तक प्रथम श्रेणी का सामंत था। राज परिवार के 3 पीढ़ी तक का निकट रक्त संबंधी था छात्रों। इसे विशेष मान सम्मान प्राप्त था। इसे विशेष मान सम्मान प्राप्त था। रेख चाकरी, हुक्मनामा, रेख चाकरी, हुक्मनामा से छूट प्राप्त थी। हुक्मनामा से छूट प्राप्त थी। तो छात्रों, सरदार सेकंड कैटेगरी का जो अगला जो सामंत वो कौन था? सरदार। अगला सामंत कौन था छात्रों? सरदार। राज परिवार के सदस्यों के अतिरिक्त, राज परिवार के सदस्यों के अतिरिक्त राज परिवार के सदस्यों के अतिरिक्त सामंत, राज परिवार के सदस्यों के अतिरिक्त सामंत, राज परिवार के सदस्यों के अतिरिक्त सामंत थे। अगला सामंत छात्रों वो है मुत्सदी। प्रशासनिक कार्यों के बदले इन्हें सामंत बनाया जाता था। प्रशासनिक कार्यों के बदले इन्हें सामंत बनाया जाता था। गनायत यह सामंत अपनी शाखा से अपनी शाखा के न होकर बाहर से आए हुए थे। यह सामंत अपनी शाखा से न होकर बाहर से आए हुए थे। छात्रों, सामंत और भी अन्य राज्यों के वो भी देखेंगे। पहले ये देखते हैं कि मेवाड़ के सामंत कितने थे? 3 श्रेणियां मेवाड़ की जो टॉप ब्रांड
श्रेणियां कितनी छात्रों? 3 श्रेणियों के हैं। 3 श्रेणियों के मेवाड़ के सामंत है। प्रथम श्रेणी के सामंतों की संख्या कितनी है? 16 है इनकी संख्या। और इन सामंतों को क्या कहा जाता है? उमराव। क्या कहा जाता है? उमराव। द्वितीय श्रेणी के जो सामंत है छात्रों, इनकी संख्या कितनी? 32। कितनी संख्या है? 32। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? 32। तृतीय श्रेणी के सामंतों की संख्या क्या है? सैकड़ों के अंदर है छात्रों। ये कि कहाँ है? सैकड़ों के अंदर है। अतः इन्हें क्या कहा जाता है? गोल। तृतीय श्रेणी के जो सामंत, इन्हें क्या कहा जाता है? गोल कहा जाता है। इसी प्रकार से छात्रों जो मारवाड़ रियासत थी, मारवाड़ रियासत में 4 श्रेणी के सामंत थे। कितनी श्रेणी? 4। मेवाड़ में कितने थे? 3 थे। मारवाड़ में कितने थे? 4 श्रेणी के सामंत थे। राजवी, ये कौन सा? राजवी, जिसे राजवीस भी कहा जाता है। राजवी या राजवीस, इस प्रकार का सामंत क्या था? प्रथम श्रेणी का सामंत था। फर्स्ट ग्रेड का ये क्या था? सामंत था। प्रथम श्रेणी का सामंत था। राज परिवार के 3 पीढ़ियों तक का निकट संबंधी था। अर्थात जो मारवाड़ का राजा था उसके जो 3 पीढ़ियों तक, अर्थात ये पहली, दूसरी, तीसरी, पहली पीढ़ी का दूसरी और तीसरी पीढ़ी तक, पहली पीढ़ी, दूसरी और तीसरी पीढ़ी तक के जो सामंत होते थे, जो कि राजा के निकटतम संबंधी, वो क्या होते थे? राजवी या राजवीस के कहलाते थे। इस प्रकार जो सामंत थे छात्रों, इन्हें राज दरबार में विशेष प्रकार का सम्मान प्राप्त था। रेग, चाकरी व हुकुमनामा नामक जो कर थे, इन टैक्सों से इन्हें क्या थी? छूट थी। किससे छूट थी? इनसे रेग, चाकरी तथा हुकुमनामा नामक जो कर थे, इनसे इन्हें छूट थी। सरदार, ये छात्रों क्या थे? सरदार। राज परिवार के सदस्यों के अतिरिक्त सामंत, ये कौन थे? जो राज परिवार थे, राज परिवार के सदस्यों के अतिरिक्त ये सामंत थे। कौन थे छात्रों? राज परिवार के सदस्यों के अतिरिक्त सामंत कौन थे? ये सरदार। अर्थात जो राज परिवार थे उनसे संबंध नहीं था, परंतु ये उसी क्षेत्र के निवासी थे। तो राज परिवार के सदस्यों के अतिरिक्त सामंत थे। मुत्सदी, जो प्रशासनिक कार्य करते थे, अर्थात प्रशासनिक कार्यों के बदले जिन लोगों को जागीर प्रदान की जाती थी, ये मुत्सदी सामंत कहलाते थे। क्या? जो प्रशासन के अंदर प्रशासनिक कार्य करते थे। मारवाड़ रियासत के अंतर्गत, मारवाड़ रियासत में जो प्रशासनिक कार्यों के बदले इन्हें सामंत बनाया जाता था, अर्थात प्रशासनिक कार्यों के बदले जिन्हें जागीर प्रदान की जाती थी, वो क्या कहलाते थे? मुत्सदी। गनायत, यह सामंत अपनी शाखा के न होकर बाहर से आए हुए थे, अर्थात ये मारवाड़ के राठौड़ वंशीय सामंत नहीं थे। ये अन्य जैसे मेवाड़ रियासत से, जयपुर रियासत से तथा बीकानेर रियासत से, ये डूंगरपुर रियासत से, कोटा बूंदी रियासत से आकर ये मारवाड़ में आए थे और इन्हें जागीर प्रदान की गई। तो ये अपनी शाखा के न होकर कहीं बाहर से आए हुए थे। ऐसे सामंत क्या कहलाए? गनायत सामंत कहलाए। छात्रों, आमेर के सामंत, इसके अतिरिक्त हम क्या देखते छात्रों? अगले सामंत कहाँ के? आमेर के सामंत। कहाँ के? आमेर या जयपुर के सामंत। जयपुर के सामंत, आमेर या जयपुर के सामंत। तो छात्रों, जो आमेर या जयपुर के सामंत है, तो ये कौन से? कि आमेर के राजा पृथ्वीराज कछवाहा ने अपने 12 पुत्रों के नाम पर स्थायी जागीर चलाई, जिन्हें कोठड़ी कहा जाता है, जिन्हें कोठड़ी कहा जाता था। जयपुर के सामंतों का वर्गीकरण, जयपुर के सामंतों का वर्गीकरण 12 कोठड़ी में किया गया। 12 कोठड़ी में किया गया। छात्रों, जो जयपुर या आमेर के सामंत थे, इनका जो वर्गीकरण किया गया था किसके अंदर? 12 कोठड़ी के अंदर। कहाँ किया गया? 12 कोठड़ी के अंदर इनका वर्गीकरण किया गया। कैसे किया गया? पृथ्वीराज कछवाहा ने अपने 12 पुत्रों के नाम पर, किसने? जो आमेर के राजा है पृथ्वीराज कछवाहा ने अपने 12 पुत्रों के नाम पर जो स्थायी जागीर चलाई, अर्थात
पृथ्वीराज कछवाहा के 12 पुत्र थे और 12 पुत्रों के अंदर उन्होंने क्या किया कि अपने साम्राज्य का विभाजन कर दिया और अपना साम्राज्य के अंदर अपने 12 पुत्रों के अंदर बांट दिया। तो छात्रों, जो उनका ज्येष्ठ पुत्र था वो तो आमेर का राजा बन गया और उनके जो अन्य पुत्र थे वो उन्होंने विभिन्न 12 जगहों पर क्या की, जागीर प्राप्त की। तो छात्रों, इसमें क्या था, जयपुर के सामंतों का वर्गीकरण 12 कोठड़ी में किया जाता है। तो छात्रों, पृथ्वीराज कछवाहा ने अपने 12 पुत्रों के नाम पर स्थायी जागीर चलाई जिन्हें कोठड़ी कहा जाता है, और जो जयपुर के जो सामंत थे, जयपुर के सामंतों का वर्गीकरण 12 कोठड़ी में किया जाता है। तो इस प्रकार से छात्रों, जो ये आमेर रियासत है, आमेर रियासत या जयपुर, आमेर और आमेर के बाद में जो जयपुर रियासत है, आमेर से राजधानी कहाँ आई, जयपुर के अंदर आई। तो ये आमेर या जयपुर के सामंत है, ये इनका वर्गीकरण किस में किया गया, इनका वर्गीकरण 12 कोठड़ी में किया गया। ये पृथ्वीराज कछवाहा के समय, जो आमेर के शासक पृथ्वीराज कछवाहा थे, उनके समय के अंदर जो अपने 12 पुत्रों के नाम पर स्थायी जागीर चलाई गई और उसी स्थायी जागीर के अनुसार जो जयपुर के अंदर जो सामंतों का वर्गीकरण 12 कोठड़ी के अंतर्गत किया गया। छात्रों,